स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स पढ़ाई। एम एक ही जो कि है पढ़ाई। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियोस देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, खराब लगते हैं तो डिसलाइक कीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। कमेंट्स आपको करने ही करने हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्या आप चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की लास्ट बुक है क्लास 8 की। चैप्टर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को संविधान की क्या जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारे डाउट जो है मन में वो क्लियर हो जाएंगे। बिना कोई बकवास किए करते हैं शुरू। तो जब अपन देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पहला जो मन में वर्ड आएगा वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सेट ऑफ रूल होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एक डॉक्यूमेंट जिसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं उसको अपन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अ डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये देखते हैं। तो इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। और ये आइडिया जो दिया था वो दिया था 1934 में एम.एन. रॉय ने। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग की थी, पहले एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वहां थी जहां पे बैठ के इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो असेंबली थी। बिटवीन दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 में जो बीच का टाइम पीरियड था, इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। कहाँ? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। ड्राफ्ट मीन्स बनाना। इस टाइम पीरियड के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, किसके? फ्री इंडिया के लिए, आजाद भारत के लिए बना था इस टाइम पीरियड पे। जो अब एक इम्पोर्टेंट बात, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होंगी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पर जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब वो नहीं कि वो डेमोक्रेटिक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन आवर कंट्री। जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब पे अप्लाई हो। ये नहीं कि कुछ पे हो रहे हैं कुछ पे नहीं, सब पे अप्लाई होने चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें उनकी हेल्प करता है। यहाँ पे अब बताया गया है नेपाल के बारे में। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें नेपाल के बारे में बताया गया है। जब देखा गया जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, जो अडॉप्ट किया था 1919 में, वो रिफ्लेक्ट क्या करता था? वो रिफ्लेक्ट करता था पावर, अथॉरिटी किंग की। तो उसमें क्या था कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो किसकी होगी? किंग की होगी। डेमोक्रेसी का 2006 में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। अब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी तो जो राजाशाही है वो तो मोनार्की है, जब डेमोक्रेसी होगी तो मोनार्की नहीं होगी। क्या हुआ कि 2006 में जो राजा की पावर थी वो कर दी गई खत्म, राजा की पावर होगी खत्म। जब नेपाल मोनार्की से, राजाशाही से डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट होता है, मूव करता है, कहां से? मोनार्की से डेमोक्रेटिक में, तो गवर्नमेंट को रूल चेंज करने होंगे, क्योंकि अभी तक जो रूल चल रहे थे वो राजा के हिसाब से चल रहे थे। अब जब उनको रूल बनाने पड़ेंगे वो जनता के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब सब कुछ चेंज करने के लिए क्या चीज है जिसमें अपन सब कुछ चेंज करते हैं? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कारण है कि नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। कब? 2015 में। कॉन्स्टिट्यूशन गिव इंपोर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गाइडलाइन देता है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, इससे अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा गया है कि मिनॉरिटी के क्या राइट होंगे, मेजोरिटी के क्या राइट्स होंगे। तो आप जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी अमेंडमेंट करेंगे, तो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको इफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जब अपन जैसे मान लो कि जो अमेंडमेंट कौन करता है, जो अपन लीडर चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अज्यूम करो कि अगर जो अपन ने रिप्रेजेंटेटिव चुना है, जो लीडर चुना है, अगर वो अपने पावर का मिसयूज करने लगे, कुछ ऐसा अमेंडमेंट कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि मतलब जिससे अपन को नुकसान हो, अपन के लिए खतरा हो, कोई कर सकता है ना, क्योंकि अब वो पावर में है, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकता है। तो इसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में अपन के लिए सेफ गार्ड्स बनाए गए हैं, जिसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के होते हैं, आप पहले जो थे वो 7 टाइप के थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी है वो हट गया, अब लीगल राइट बन चुका है। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से आर्टिकल में, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा, तो समझ आना वो आंसर सही है। फर्स्ट फंडामेंटल राइट 6 प्रकार के हैं, अभी 6 टाइप के हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट्स अगर एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। इसमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या उनको चीजें प्रोवाइड करता है, आइए वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप होगा, ठीक है, वो मिसयूज ना करे अपनी पावर का, ठीक है, दूसरे ग्रुप पे। समझो कि एक डोमिनेंट ग्रुप है, लाइक एग्जाम्पल हिंदू है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करेगा कि जब हिंदू जब पावर में आएगा तो ऐसा ना हो जो कि मिनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जैसे कि सिक्स हो गए, जैन हो गए, इनके ऊपर कुछ ऐसे रूल बना दे जिससे वो हार्म हो। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो इनकी रखवाली करता है मिनॉरिटीज की, ठीक है। और एक जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी आप जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है आप उसको इफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आप उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, तो ये जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर कुछ अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं, कुछ चीजें जो आप अमेंड कर सकते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप अमेंड नहीं कर सकते, ओके। तो आप फंडामेंटल राइट्स जो वगैरह हैं आप इनको अमेंड नहीं कर सकते। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या है, क्या है की फीचर्स? तो पहले क्या होगा, इसके बैकग्राउंड समझते हैं कि की फीचर्स आए कैसे। तो किसी भी चीज को लाने के लिए पहले हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे ये दिक्कत है, इसको सही करनी होगी। जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, जब ब्रिटिश राज कर रहे थे अपने ऊपर, तो जो लोग थे उनने इमेजिन किया कि जब अपन आजाद होंगे, उनने इमेजिन करना शुरू कर दी, प्लानिंग शुरू करनी, जब अपन आजाद होंगे, जब फ्री इंडिया होगा, तो अपन जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें क्या क्या होगा। उन्होंने बोला उसमें होगी डेमोक्रेसी, कि पीपल चुनेंगे अपनी गवर्नमेंट, ठीक है। और एवरी हर एक व्यक्ति ना इक्वली ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं कि बड़ा आदमी है तो ज्यादा लग्जरी, छोटा है तो सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है। लोगों को अलाउ करेंगे कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, थ्रू वोटिंग या पॉलिटिकल राइट कैसे भी। तो जो ये काम है वो किसी एक लोगों ने नहीं किया, अराउंड 300 पीपल्स जो मेंबर बने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, उन्होंने कब बने थे 1946 में, उन्होंने मिलकर ये काम किया। अब जो 300 मेंबर थे वो कहाँ के थे, वो डिफरेंट कम्युनिटी के थे, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, जो कि डिफरेंट रीजन से थे, वो मेंबर बने थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। और उनके माइंड में क्या था, उनके माइंड में था यूनिटी, उनके माइंड में था सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म, उनके माइंड में था रिप्रेजेंटेशन। ये सब कुछ अपन को एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करना है, इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना टाइम लगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा है। उसके बाद अब ये पीछे का बैकग्राउंड था, इसको देख के अब जो की फीचर्स आते हैं वो देखिए। पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन दी कंट्री, यानी कि एक लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट होना को फेडरलिज्म बोलते हैं। इंडिया में आप देख सकते हैं सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, एक है, और जो पंचायती राज है वो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंटेंट है हर एक लिस्ट में कि हर एक जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके अलग अलग काम होते हैं, वो अलग अलग लॉ बनाएगी जो कि अपने लिस्ट में दिए गए, जैसे कि स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट काम करता है, यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। सेकंड की फीचर है
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप पार्लियामेंट को पता होगा आपको कि एक पार्लियामेंट किससे बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया गारंटी देता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि 18 प्लस प्लस जो एबल है वोट देने के लिए, वो किस में आते हैं, वो आते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में। उसके बाद जो नेक्स्ट की पावर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन किस में, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है, अपन इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंटिंग लॉ के लिए और गवर्नमेंट को रन करने के लिए, जो कि आप बनने वाले हैं यूपीएससी क्रैक करने के बाद। आप किस में आओगे, आप आओगे एग्जीक्यूटिव में। उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी देखता है कि कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है अपनी ताकतों का, कोई गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो ये सात तीनों ऑर्गन है, इनमें एक पावर है कि दोनों को, तीनों आपस में चेक और बैलेंस रखते हैं, चेक और बैलेंस रखते हैं तीनों अपने आप में, ठीक है। सबके पास इक्वल पावर है। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, जो कि बता सका हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं पहले 7 टाइप के थे, पहले 7 थे, अब 6 हैं। और जो जो 7वां था राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो लीगल राइट बन चुका है। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपन को। कहाँ से प्रोटेक्ट करता है, स्टेट से, ठीक है। मतलब स्टेट ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाएगा जिससे अपना जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अपन आर्टिकल नंबर 32 राइट टू रेमेडीज के थ्रू सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। इन एडिशनल फंडामेंटल के साथ एक और चीज है, क्या है वो, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या इंश्योर करती है, ग्रेटर सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म। ये गाइड है जो कि एक स्टेट को बताती है, गाइड करती है कि आपको कैसे लॉ बनाने हैं, कैसे पॉलिसी बनानी है जिससे आप गरीबी खत्म कर सकते हैं, ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सब बता सकते हैं किसमें, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो नेक्स्ट की फीचर्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है कि किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल नहीं करना, मतलब कोई भी रिलीजन होगा वो ऑफिशियल नहीं होगा, उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। कि हम सेकुलर हैं, हमारे कंट्री में हर एक रिलीजन के लोग रहते हैं और आराम से रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि इंडिया सेकुलर है। तो जो फाइनल सेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। फाइनल सेक्शन हुआ था, कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था और उस डेट को ही क्या क्यों किया गया था, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, खराब लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।